और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मल्लिका पांडे, विदेश मामले की जानकार, हमारे साथ जुड़ी। बहुत बहुत स्वागत है मल्लिका जी। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। और आशीष सहाय हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका भी। और थोड़ी देर बाद कर्नल टीपी त्यागी जो है वो भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे। सबसे पहले मल्लिका जी आपका रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा इस पूरे सिनेरियो को, और समझने की जरूरत भी है क्योंकि दुनिया के ये दो महाशक्तियां हैं और अगर ये संधि फरवरी में समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, तो इसके बाद के नतीजे क्या होंगे, किस तरह से इसको अब देखा जाएगा, जरा बताइएगा। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि थी जो प्राग में साइन हुई थी 2010 में। और जब ये साइन हुई थी तो इसका एक्सटेंशन होते गया था और अभी भी आशीष जी इसका एक्सटेंशन फिर से ड्यू है, क्योंकि ये था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां अभी तक देखिए आप, कोल्ड वॉर इन सब में आमने सामने हमेशा इन लोगों ने प्रॉक्सी वॉर लड़ी है तब से। कभी अभी जैसे आप देखेंगे कि रशिया अभी ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि यूएस ने अपने पूरे नेवल फ्लीट वहां पर भेज दिया है, तो रशिया प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है यूएस के साथ। इन दोनों का आमना सामना ताकि ना हो कभी भी, उसका एक मेन रीजन न्यू स्टार्ट पॉलिसी भी थी, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी परमाणु शक्तियां हैं अगर आप देखें। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए लेकर आए, बट जैसे ट्रम्प चल रहे हैं और जितनी उनकी हिपोक्रेसी है, जितना उनका अभी कंफ्यूज्ड एक फॉरेन पॉलिसी आ रहा है, उसके मुताबिक कभी कभी लगता है क्या पता है एक्सटेंड ना भी हो, इसका एक्सटेंशन ना भी हो, जो फरवरी में जैसे आपने बताया अभी दर्शकों को ड्यू है, तो ऐसा लग रहा है उसका एक्सटेंशन ना भी हो। तो ये हमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी। अगर ये नहीं होता है तो इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बाकी देशों को समझना पड़ेगा। फिर से ब्लॉक्स में अभी जो डिवीजन दिख रहा है, महाशक्तियों में जो कंपैरिजन और कंपटीशन फिर से शुरू हो जाएगा। तो आशीष जी, ये बहुत मुश्किल वक्त आ जाएगा अगर ये एक्सटेंशन नहीं होता है तो, क्योंकि फिर ये पूरा रिले दे देगा कि आप परमाणु जितने भी बॉम्ब्स हैं वो बनाए अपने पास, और उसमें कोई भी संधि में एटलीस्ट एक लिमिट तो सेट थी, अभी फिर वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। तो ये जी क्या, आशीष जी। ये सिर्फ क्या अमेरिका रूस का मुद्दा है या पूरी दुनिया का ये मुद्दा है, कैसे इसको देखें? नहीं, देखिए आशीष जी, ये दोनों सुपर पावर्स हैं, हाँ। इनके पीछे हमेशा आप देखिए रैली करते हैं लोग। और क्योंकि ये कन्फ्रंट एक दूसरे से नहीं कर पाते थे, काफी सारी ट्रीटीज इन प्लेस थी, जिसमें न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाती है। तो ये आमने सामने इतना कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर पाते थे। बट अभी क्या है, यूक्रेन के थ्रू रशिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इसराइल के थ्रू अमेरिका कर रहा है, ईरान के थ्रू फिर से रशिया कर रहा है। तो इनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं, जैसे मैंने बताया प्रॉक्सी ये लोग खेल रहे हैं अभी तक। ये जैसे ही खत्म होती है, इसमें चांसेस ये हो जाएंगे कि इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी शुरू हो जाए। ठीक है। तो यूके ये देवनाथ जी, जी। ठीक है ठीक है मैम। यूके देवनाथ जी, ये न्यू स्टार्ट का अगर न्यू संधि जो है, न्यू स्टार्ट संधि जो है वो अगर खत्म होती है तो क्या ये वैश्विक अस्थिरता का ट्रिगर नहीं बनेगा? आशीष, इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब ट्रीटीज का उद्देश्य ये था कि परमाणु हथियारों को नंबर एक बढ़ाने से, यानी संख्या बढ़ाने से, या उनकी यील्ड का शब्द का मतलब है कि उनकी जो वॉरहेड है उसकी कैपेबिलिटी कितना मेगाटन है वो बढ़ाने से रोका जाए। दूसरा, ये प्रयत्न किया जा रहा था कि आस्ते आस्ते इनकी संख्या कम की जाए और वॉरहेड की जो साइज है उसको कम किया जाए, उसकी रेंज को भी आस्ते आस्ते कम किया जाए। वेरिफिकेशन जो है उस मैकेनिज्म को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इन सब ट्रीटीज में निहायत बात है कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से, यानी रूस अमेरिका से प्रॉमिस करता है, अमेरिका रूस से प्रॉमिस करता है कि वो न्यूक्लियर हथियारों की संख्या कम करेगा, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या कम करेगा, डिलीवरी सिस्टम्स कम करेगा, सबसे बड़ी बात है डिप्लॉयड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि किसी देश के पास अगर 100 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं तो उसमें से ऑपरेशनली कितने डिप्लॉयड हैं, तैयार इस्तेमाल करने के लिए कितने हैं, तो इनकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म कैसी होगी कि उभय पक्ष एक दूसरे को डेटा का आदान प्रदान करेंगे, उभय पक्ष एक दूसरे को
शायद फिजिकल वेरिफिकेशन भी करने देंगे। ये जो मैकेनिज्म है फरवरी के बाद थोड़ा संशय में आ रहा है। लेकिन देखो, ये न्यूक्लियर वेपन्स एक ऐसे हथियार है कि ऐसा नहीं कि हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में बना लिया। एक न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को नई तरीके से डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करने के बाद ऑपरेशनलाइज करने में 6 से 8 साल का समय लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि फरवरी में ट्रीटी कोलैप्स हो गई तो बस मार्च अप्रैल से दुनिया में धूम धड़ाका चालू हो जाएगा। नहीं, उभय देश जो हैं फिलहाल ट्रीटी के बगैर भी अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड चेक लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। जी। आशीष साय सर, दुनिया एक नए परमाणु हथियारों की दौड़ की तरफ बढ़ रही है क्या? हाँ, दुनिया परमाणु हथियारों से भी आगे निकल गई है आशीष। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें परमाणु हथियार भी एक हैं, उसके अलावा बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत कंसर्निंग है। और बहुत इंटेलिजेंटली अगर आप देखें, महाशक्तियां जो सो कॉल्ड महाशक्तियां हैं, उन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शंस को फोकस कर रखा है न्यूक्लियर वेपन पे। और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि उसमें भी अगर आज का टॉपिक आपका ये संधि है यूएस और रशिया का, तो इसमें स्ट्रैटेजिक आर्म्स, न्यूक्लियर आर्म्स की बात की गई है, टैक्टिकल नहीं। न्यूक्लियर वेपन भी 2 कैटेगरीज के होते हैं, टैक्टिकल जो कि बैटलफील्ड में यूज करते हैं हम, स्मॉल पोटेंसी के होते हैं, और एक वॉर को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो बहुत वाइड डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। और ये संधि अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें तो जो भी उसके पीछे की सोच होती है बड़ी इंटेलिजेंट होती है, और दुनिया को एक झांसे में रखने वाली बात है कि स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। फैक्ट ये है आशीष कि नॉन प्रोलिफरेशन से लेकर जो हमारे बर्थ के पहले की एक न्यूक्लियर ट्रीटी थी, तो एनपीटी और कॉम्प्रिहेंसिव सीटीबीटी जिसको आप कहते हैं, ये सारी ट्रीटीज किताबों तक सीमित हो गई। हमने देखा कि एनपीटी के बाद कितने कंट्रीज, उस समय सिर्फ 3 न्यूक्लियर पावर्स थे, फिर 5 हुए, फिर 7, 9। तो किसी ने इन किसी भी संधियों का रिस्पेक्ट नहीं किया। तो ये एक्सपेक्ट करना कि ये स्मार्ट ट्रीटी का कोई रिस्पेक्ट हो रहा था या अभी ये खत्म हो जाएगी तो अचानक से न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर आर्सेनल जिन कंट्रीज को जो न्यूक्लियर आर्म्स बनाती हैं, स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल, वो चलता रहता है। न्यूक्लियर हमको नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया के पास कितनी है, अमेरिका रशिया का टोटल आर्सेनल नहीं पता है। आपको पता होगा यूएसएसआर जब 91 या कुछ आसपास डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो उस समय उनका करीब 4000 न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन में चले गए थे, और यूक्रेन से ये बोलकर रशिया को वापस किया गया कि रशिया इसको ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करेगा, जिसमें 2000 टैक्टिकल और 2000 स्ट्रेटेजिक वेपन्स एंड द कैरियर्स, ऑल द मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स व्हिच कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो हम इस भुलावे से आगे बढ़कर हमें ये लगता है आशीष, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी आर अ इमर्जिंग पावर, ग्लोबल पावर। हमें लीड लेना चाहिए। पता नहीं क्यों इंक्लूडिंग सम डेवलप्ड कंट्रीज हमने अमेरिका की एक लीडरशिप मान रखी है, यूनाइटेड नेशंस को एक ऐसी बॉडी मान रखा है जिसको हम डिफाई नहीं कर सकते। हमें ये चैलेंज लेना चाहिए। इन फ्यूचर मेरा ये आपके चैनल के थ्रू आग्रह है कंसर्न्ड अथॉरिटीज से कि हमें ये पॉइंट्स रखने चाहिए कि अगर हम किसी कंट्री को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सीबीआर एंड केमिकल, आप देखें वुहान में क्या हुआ, पूरे देश, पूरी दुनिया को 2 साल के लिए पीछे कर दिया। वहां पे जो मास डिस्ट्रक्शन की फैक्ट्रीज में से लीकेज हुआ था, और फिर कोरोना और कोविड जो आप जानते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। इंडिया को लीड लेने का समय है। ट्रीटी, स्मार्ट ट्रीटी, हमें लगता है अनदर बिफूलिंग एक्सरसाइज है। इसके बारे में हमें बहुत मलिका जी, कंसर्न ऐसा नहीं है होना क्या चाहिए। जो आशीष साय सर कह रहे हैं, ऐसा है क्या इंडिया के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल आशीष सर बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं कि अभी इंडिया को इसमें लीड लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, देखिए 90% आज के टाइम में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अमेरिका और यूएस के पास ही हैं। जो सबसे घातक मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जैसे सर ने भी बताया 2 टाइप के इसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
तो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट 90% इन दोनों की शेयर होल्डिंग है उसमें। और इंडिया जैसे डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनको पार्टिसिपेट इसमें करना पड़ेगा। जो जितने भी एशियाई देश हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट आगे आके लीड करनी पड़ेगी। और हम देख रहे हैं कि आगे आप देखिए ना, अभी जितनी भी वॉर्स हो रही हैं, इंडिया का स्टैंड हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि इंडिया का हमेशा स्टैंड एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे तो रहा है, बट अभी इंडिया स्टैंड आउटराइटली सबको क्रिटिसाइज करने लग गया है, डेवलपिंग कंट्रीज को क्रिटिसाइज करने लग गया है। उसने ऐसा नहीं है कि यूएस को क्रिटिसाइज नहीं किया है, बिल्कुल ओपनली क्रिटिसाइज किया है उसने। ऐसा नहीं है कि कंडेम किसी को नहीं किया है। जो जब जहां भी वॉर्स हो रही हैं और विक्टिम्स आ रहे हैं, रशिया को भी क्रिटिसाइज किया है जो उसका मित्र है। तो इंडिया अभी स्टैंड लेने लग गया है। और इंडिया को, जैसे सर ने भी सजेस्ट किया, कि स्टैंड लेने की अब हर एक सेक्टर में जरूरत पड़ गई है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, यूके देवनाथ जी, क्या इस बदलते परमाणु समीकरण में अगर हम इस वक्त भारत की भी चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या रणनीति होनी चाहिए? आशीष जी, रणनीति से ज्यादा इसमें समझ की बात है। देखिए, एक चेन है, न्यूक्लियर थ्रेट चेन। मैं छोटे छोटे जो न्यूक्लियर खिलाड़ी हैं, इजराइल, भारत, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इनकी बात कर रहा हूं। चेन चालू हुई ऐसे कि सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार बनाए, उसके बाद पीछा करते करते रूस ने बनाए, उसके बाद रूस के बनाने के बाद अब चीन बना रहा है। चीन के पास पहले हम सोचते थे 300 हैं, अब वो दावा करता है 500 है, अब वो दावा करता है 1000 बनाएगा। देखिए, उद्देश्य समझना पड़ेगा। चीन जो है अपने न्यूक्लियर हथियार भारत के तरफ देखकर नहीं बना रहा है। चीन अपने न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के तरफ देखकर बना रहा है। लेकिन भारत को संशय हो गई, क्योंकि चीन के पास 100 है या 300 है, तो भारत को भी मजबूरन कुछ करना पड़ा। सुना है कि हमारे पास आज की तारीख में 180 हैं। चीन इससे आगे चली गई। हमने हमारे जो न्यूक्लियर हथियार हैं चीन की तरफ देखकर बनाए, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ कि पाकिस्तान को पसीना आ गया। तो पाकिस्तान ने भारत की तरफ देखते हुए न्यूक्लियर कार्यक्रम चालू कर दिया। सुना है उनके पास भी 170 हैं। तो ये जो चेन है, ऐसा नहीं है कि भारत इसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की बराबरी करने के लिए या भारत को मुकाबला करने के लिए अपना कार्यक्रम चलाया हुआ है। और भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए या चीन को डेटर, देखिए, न्यूक्लियर हथियार वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वेपन्स ऑफ डेटरेंस है। इनका कभी इस्तेमाल नहीं होगा। 300 साल तक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वेपन ऑफ डेटरेंस है। तो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम चीन की तरफ देखकर है। अब चीन क्या भारत के रिक्वेस्ट पे कम कर देगा? नहीं। अब भारत क्या पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर कम कर देगा? नहीं। तो ये सोचना कि न्यूक्लियर वेपन्स को कोई भी एक कंट्री कंट्रोल कर सकती है, असंभव है। अच्छा, एक और मजे की चीज है ना, अमेरिका को चीन के न्यूक्लियर वेपन्स की कोई चिंता नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चीन की तरफ देखकर बना रहा है, वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रूस की तरफ देख के बना रहा है, और चीन साइड शो है कि रूस के लिए अगर 4000 बना लिए तो उनमें से 1000-2000 की खपत जरूरत पड़ने पर चीन पर कर देंगे। अब कई सारे आयाम है। देखिए, हम नंबर्स अलोन कुछ नहीं कहते हैं। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, उसके पास 100 न्यूक्लियर हथियार है, मेरे पास 100 न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन उसके पास जो है वो किलो पाव के उन्होंने कहा था, यानी किलो टन के, 10 किलो टन, 100 किलो टन के। और अगर हमारे पास है, हमारे पास मेगाटन में है, 1 मेगाटन, 10 मेगाटन। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशनली, की एक्यूरेसी। आप किसी भी देश के पास चाहे हजारों न्यूक्लियर या सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, लेकिन अगर वो गिरते हैं +-1 किलोमीटर की एक्यूरेसी से, जो कि 60, 70, 80 के दशक में होता था,
तो उसके मुकाबले दूसरे देश के पास कम है, बहुत कम है। न्यूक्लियर हथियार भी कम है संख्या में, यील्ड भी, यानी बम भी छोटा है, लेकिन गिरते बड़ी एक्यूरेसी से हैं। प्लस माइनस 100 मीटर, प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी से टारगेट पे गिर रहे हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ठीक है। आशीष सर, क्या ये कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत की तरह देखा जाए, और भारत के नजरिए से इसको कैसे देखें? हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन पिछला जो आपने लास्ट पैनल से किया था उस पे एक सप्लीमेंट्री इनपुट, जी जी, क्या करना चाहिए। तो पहला, जैसा कि मलिका ने भी बोला कि एक तो हमें अब लीड लेने का वक्त है इस सब्जेक्ट पर भी, जी क्योंकि जिस तरह के क्रॉस फाइटिंग चल रही है, जिस तरह का डिसरिगार्ड रिगार्डिंग इंटरनेशनल बॉडीज बड़ी बड़ी कंट्रीज कर रही हैं, एज इफ दोस बॉडीज डोंट एग्जिस्ट और डोंट मीन एनीथिंग। तो अब ये वक्त है जब इंडिया को, हालांकि हमारे अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन ये लीड लेना पड़ेगा और स्पेसिफिक इंटरनेशनल बॉडीज अंडर द लीडरशिप ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, जिसमें आप समझे करना क्या है, 4-5 चीजों का ग्लोबल कंट्रोल करना पड़ेगा आशीष। पेट्रोलियम, गोल्ड, ड्रग्स एंड मेनली न्यूक्लियर आर्सेनल, WMD बनाने वाले जितने मटेरियल्स हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम या उनकी एनरिचिंग फैसिलिटीज, इनको क्लोज मॉनिटर करना पड़ेगा। कारण कि स्टेट प्लेयर्स, आफ्टर लिटिल बॉय एंड फैट मैन जो नागासाकी हिरोशिमा पे अटैक हुआ था, कोई भी स्टेट जो जानता है कि इन वेपन्स की डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी कितनी है, वो सपने में भी इनको यूज नहीं करेगा, एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक लेवल पे। लेकिन जैसा ग्रुपी देवनाथ ने बताया कि टैक्टिकल वेपन्स भी हैं छोटी पोटेंसी के, जो टैक्टिकल वॉर्स में यूज हो सकते हैं। हमें डर है कि उनका नॉन स्टेट प्लेयर्स तक पहुंचने पर क्या होगा। जैसे ईरान पाकिस्तान बॉर्डर्स कॉमन है, और ईरान से हार्डवेयर की सप्लाई थ्रू 3-4 नेशंस, जहां की उनकी कॉमन बॉर्डर्स नहीं है, लेकिन हमास तक पहुंचती है। तो इसका मतलब एक लिंक है, एक चांस है जहां स्मॉलर न्यूक्लियर वेपन्स नॉन स्टेट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहुंच सकती है, और वो इसको यूज करने में सोचेंगे नहीं। तो एक ग्लोबल मॉनिटरिंग बॉडी टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो रॉ मटेरियल है, इंक्लूडिंग प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो ये एक बहुत एसेंशियल बात है। कोई इस पर लीड नहीं ले रहा है, ये टाइम है हमें इस पर लीड लेना चाहिए। ठीक है। और कोल्ड वॉर की बात करें आशीष, जो आपका, ओके, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं सर, कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। या ओके, सो कोल्ड वॉर does not exist anymore. It is hot war. It is action in Russia, Ukraine. It is action in Venezuela. American fleets are moving. Cold war एक past term है। हम तो एक्चुअल लड़ाइयां कर रहे हैं इधर उधर, एक्चुअल बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, इजराइल टू ईरान, इजराइल टू कुवैत, मिडिल ईस्ट देखें आप, कतार में। तो कोल्ड वॉर से आगे बढ़ चुके हैं। अगर इसको अगर देखें, अगर ये चीजें होती हैं जो अभी चल रही हैं, और करंट सिनेरियो को अगर ध्यान में रखें, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये हमारे लिए अगेन एक कोई स्टेटमेंट देते हैं ये लोग, जिसमें किस चैलेंज को किस तरह से अपने लिए यूज करना चाहिए। आजकल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ चलता है, वो वर्ड मैं मिस कर रहा हूं, कि अपॉर्चुनिटी देखते हैं हम, इस तरह के चैलेंजेस में हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मुझे तो लगता है ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया को WMD को कंट्रोल या मैनेज करने में, जिसके लिए उनको एक व्हाइट पेपर टाइप एक थिंक टैंक से बनाना चाहिए, जिसमें वो बताएं कि पहले कंट्रोल करें, फिर ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, फॉलोड बाय gradual reduction of tactical nuclear weapon, and followed by destruction of the existing arsenal, destruction। ये इंडिया पे इनका इम्पैक्ट अभी ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम बहुत ही सिंसियर नेशन है। हमने कभी NPT साइन नहीं की, हमने कभी CTBT साइन नहीं की, हमने अपने एक्सप्लोजन्स किए फॉर पीसफुल पर्पसेस, एंड द डेटरेंट के तौर पर हमने नो फर्स्ट यूज क्लॉज लगाते हुए अपने परमाणु बॉम्ब बनाए हैं। ठीक है मलिका जी, हमको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मलिका जी, न्यू संधि का खत्म होना, और अब इस चीज को अगर समझें तो क्या ये ग्लोबल डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी हार की तरह नहीं देख सकते? आशीष जी देखिए, उस संधि का एक्सपायरेशन तो ड्यू था ही,
2026 में फरवरी में पहले ही एक्सटेंशन उन लोगों ने 2021 में ऑलरेडी 5 साल का ले लिया था, जो उसका लिमिटेड पीरियड था, तो ये संधि खत्म तो होनी ही थी। दूसरी बात इसमें ये देखने लायक है आशीष जी, 2023 में ऑलरेडी रशिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये संधि का जो मेन एक कोर होता है वो ये था, ट्रांसपेरेंसी एंड वेरिफिकेशन, ताकि यूएस और रशिया दोनों ही ट्रांसपेरेंट रहें, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे अपना कि वो कितने यूज कर रहे हैं, कितने उनके पास स्टॉक में आर्सेनल्स हैं, क्या है, वो सबकी डिटेलिंग दें।